आज से हम लोग भौतिकी का एक और नया चैप्टर जिसका नाम ध्वनि यानी कि साउंड है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। हमने एक पुराने दूसरा या तीसरा नंबर का चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था तरंग। जिसका नाम क्या था? तरंग। तो इसका संबंध तरंग से भी है, इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि यदि आपने तरंग का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार तरंग का वीडियो भी अवश्य देखें। देखिए, सबसे पहले बात कि ध्वनि क्या होता है, तो एक ऊर्जा का रूप होता है। फिर कहते हैं कि ये क्या होता है? ऊर्जा के रूप तरंग होते हैं। ये तो हमने बहुत बार पढ़ रखा है कि जो ऊर्जा के रूप होते हैं वो क्या होते हैं? तरंग। मैंने तरंग के प्रकार पढ़ाए थे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो तरंग का एक प्रकार मैंने पढ़ाया था यांत्रिक तरंग और एक अयांत्रिक तरंग। तो यांत्रिक तरंग को फिर मैंने दो भागों में बांटा था, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। आपको याद होगा। तो वही मैं बोल रहा हूं कि ध्वनि जो होता है वो एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। तो पहला सवाल जो ध्वनि से आपको याद रखना है कि जो ध्वनि होता है वो क्या होता है? एक लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ठीक। अब देखिए, ध्वनि को उसके आवृत्ति के आधार पे, उसके आवृत्ति परिसर के आधार पे तीन हिस्से में बांटा गया है: अवश्रय तरंग, श्रव्य तरंग और पराश्रय तरंग। ध्यान से सुनिए, इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव इंग्लिश में, इसको बोलते हैं ऑडिबल वेव और इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। एक बार ध्यान से सुनते रहिए, अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक। अब सुनिए, ऐसा तरंग जिसका आवृत्ति परिसर 20 हर्ट्ज से कम हो, ऐसा तरंग जिसका आवृत्ति परिसर 20 हर्ट्ज से कम हो, उसको क्या बोलते हैं? अवश्रय तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवश्रय तरंग बोलते हैं। ऐसा तरंग जिसका आवृत्ति परिसर, ऐसा तरंग जिसका आवृत्ति परिसर 20 हर्ट्ज से कम हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं। ठीक। अगला है अवश्रय तरंग। अगला क्या है? अवश्रय तरंग। अवश्रय तरंग ध्यान से सुनिए, ऐसे तरंग जिसके आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो, ध्यान से सुनिएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिबल। ऑडिबल यानी कि श्रव्य तरंग। श्रव्य मतलब सुनने योग्य। क्या होता है? सुनने योग्य। मनुष्यों के सुनने योग्य इतनी, जिस ध्वनि का आवृत्ति इससे कम रहेगा या इससे अधिक रहेगा, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? श्रव्य तरंग बोलते हैं। देखिए, अवश्रय तरंग क्या होते हैं? जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो। ठीक। जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो उसे क्या बोलते हैं? अवश्रय तरंग। जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? श्रव्य तरंग। और जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अवश्रय तरंग। क्या बोलते हैं? अवश्रय तरंग। तो ये तीन तरंग जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये तरंग चैप्टर में नहीं आए थे लेकिन यहाँ पे आ गए क्योंकि ये तीनों ध्वनि से जुड़े हुए हैं। उम्मीद है आप इतनी बातों को कवर करेंगे। पहली बात मैंने क्या समझाया कि ध्वनि एक ऊर्जा का रूप होता है। ध्वनि क्या होता है? ऊर्जा का रूप होता है। तो ऊर्जा तरंग होते हैं। तो तरंग में ये कौन सा तरंग है? यांत्रिक की अयांत्रिक? तो यांत्रिक में फिर कौन सा तरंग है? यांत्रिक तरंग भी दो प्रकार के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल, मतलब अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो ये कौन सा होता है? अनुदैर्ध्य तरंग। ये कौन सा होता है? अनुदैर्ध्य तरंग। दूसरी बात, ध्वनि को तीन हिस्से में बांटा गया है। हमारे मनुष्यों के आधार पर ध्वनि को तीन हिस्से में बांटा गया है। ऐसा ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अवश्रय तरंग। ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज उसे हम लोग क्या बोलते हैं? श्रव्य तरंग, मतलब सुनने योग्य। मनुष्यों को बस यही वाला सुनाई देता है। जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमको लगता है कि कुछ बोल हमारे आसपास है फिर भी आवाज नहीं कर रहे हैं, वो वास्तव में आवाज कर रहे हैं लेकिन इससे कम कर रहे हैं, इस वजह से हमें सुनाई नहीं देता है। उसी तरह कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो इतना तेज बोलते हैं कि जो हमको नहीं सुनाई देगा, वो 20,000 से अधिक होता है। ग्रहों का आवाज, जो ग्रह है वो चलते वक्त बहुत ज्यादा आवाज करती है लेकिन उसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, इसीलिए हमें सुनाई नहीं देता है। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब सुनिए, अगला जो टॉपिक आता है वो आता है कि ध्वनि का गति। ध्वनि गति क्या होती है? ध्यान से सुनिए। तो ध्वनि के गति का जब बात चले तो हम पदार्थ के तीनों अवस्था को देखिए, ठोस, द्रव्य और गैस। तो गैस में सबसे कम होता है ध्वनि की आवृत्ति, सबसे कम किसमें होती है? गैस में। सबसे अधिक किसमें होती है? तो ठोस में। सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में। और मध्यम किसमें होती है? द्रव्य में। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा हो। सबसे अधिक ठोस में, सबसे कम गैस में, और बीच का किसमें होता है? द्रव्य में। जैसे आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं, देखिए गैस में जैसे हवा में
सूक्ष्म हवा में जो ध्वनि का चाल है वो है 332 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, पूछता है कि हवा के अंदर गति, हवा एक प्रकार की गैस है, तो हवा के अंदर गति का चाल क्या होता है? 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह पूछता है द्रव्य यानी कि पानी वाले जैसे चीजों में, पानी जैसे चीजों में ध्वनि का गति क्या होता है? 1483 मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? 1483 मीटर पर सेकेंड। लोग इसको 1500 मीटर पर सेकेंड भी याद रखते हैं। लोग इसे क्या करते हैं? 1500 मीटर पर सेकेंड भी अप्रोक्सीमेटली याद रखते हैं कि 1500 के आसपास। लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है तो आपको एकदम एक्यूरेट डाटा। स्कूल में लोग बोलते हैं कि सीधे 1500 मीटर पर सेकेंड, इसको 330 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हो सकता है आपके ऑप्शन में 1500 भी हो और 1483 भी हो, तो इसीलिए आपको क्या होना चाहिए? 1483 याद होना चाहिए। और सबसे अधिक जो होता है वो ठोस में होता है। सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में। 5130 मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? 5130 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसी बात को तो मैंने पहले भी समझाने की कोशिश किया कि जो ध्वनि का चाल होता है वो सबसे कम किसमें होता है? गैस में। गैस में मात्र 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर मैंने बताया कि द्रव्य में माध्यम होता है ना, इससे अधिक किसमें होता है? ठोस में। ठीक। अच्छा, इसका हम डेली लाइफ एप्लीकेशन इस तरह देख सकते हैं, हम मैंने दैनिक जीवन में, कि जब हम रेलवे स्टेशन पे खड़े होते हैं और हमें पता है कि ट्रेन कुछ दूरी पर है लेकिन हमें दिख नहीं रही है, उसका आवाज आ भी नहीं रहा है, आप यदि बार बार वो स्टेशन पे बोलते रहते हैं लोग कि हाँ ट्रेन आ रही है, तो आप यदि पटरी के ऊपर कान रखे तो आपको ट्रेन के आने का आवाज सुनाई देगा, लेकिन हवा में नहीं सुनाई देगा, क्योंकि हवा में गति कम होती है। जब गति कम है तो आप दूरी भी कम तय करेंगे उतने समय में। गति ज्यादा है तो आप दूरी भी ज्यादा तय करेंगे। पूछता है कि सबसे तेज ध्वनि किसमें चलता है? ठोस में चलता है। ठोस में भी किसमें चलता है? तो वो चलता है स्टील में। किसमें चलता है? स्टील में। याद रखिएगा कि सबसे तेज ध्वनि किस ठोस में चलती है? तो स्टील के अंदर सबसे तेज ध्वनि चलती है। तो अभी तक मैंने आपको ध्वनि से जुड़े हुए कम से कम 7 से 8 प्रश्न करा दिए। पहला, ध्वनि कौन सा तरंग होता है? तो यांत्रिक तरंग होता है। क्या होता है? यांत्रिक तरंग। ठीक। पहला बात यह होगी कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग होता है। यांत्रिक में कौन सा होता है? तो अनुदैर्ध्य तरंग होता है। अच्छा, अनुदैर्ध्य तरंग की खासियत क्या होती है? इसमें तरंग की दिशा और उसके कणों की दिशा एक होती है। और अनुप्रस्थ में क्या होता था? तरंग की दिशा और कणों की दिशा एक दूसरे के क्या होते थे? परस्पर 90 डिग्री पे होते थे, लेकिन इसमें दोनों एक ही दिशा में होते हैं। और सुनिए, ध्वनि यांत्रिक होता है, यांत्रिक तरंग होता है। यांत्रिक तरंग में भी कौन सा? अनुदैर्ध्य होता है। ठीक। आगे सुनिए, ध्वनि को 3 हिस्सों में बांटा गया, अवश्रय तरंग, श्रय तरंग और पराश्रय तरंग। ध्यान से सुनिए, अवश्रय तरंग क्या होता है? ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति परिसर 20 हर्ट्ज से कम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अवश्रय तरंग। वह ध्वनि जिसका आवृत्ति परिसर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? श्रय तरंग। मतलब पूछता है कि मनुष्य के सुनने वाला इसमें से कौन है? तो श्रय तरंग। ये मनुष्यों के सुनने के आधार पर ही बांटा गया। फिर वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव, मतलब कि पराश्रय तरंग। ठीक। और सुनिए, ध्वनि के गति को लेकर अब अगला चर्चा हमने किया, तो उसमें हमने पढ़ा कि ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है ठोस में, उससे कम होती है द्रव्य में, और सबसे कम होती है गैस में। सबसे कम किसमें होती है? गैस में। ठोस में पूछता है कि सबसे अधिक गति किसके पास होती है? तो स्टील के पास। सबसे अधिक गति किसके पास होती है? स्टील के पास। एक फिर बात इसमें यह पूछता है कि सुनिए, अब इतना चर्चा हो गया, इसके बाद कुछ अब गति के आंतरिक गुणों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे देखिए क्या मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। जैसे कहते हैं कि गति एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता रहता है। हमको ये तो पता लग गया कि जब वो अनुदैर्ध्य तरंग है तो उसे चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ेगा। अब जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है वो जरूर वेव चैप्टर जाके देखे, उसके 2 वीडियो पढ़े होंगे। देखिए, जो गति है किसका? ध्वनि का। जो ध्वनि गति है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। तो यहां पे एक प्रश्न बनता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो देखिए उस तरंग का क्या क्या बदल जाता है? तो तरंग का गति बदल जाता है। जैसे अभी बताया कि वही आवाज हवा में धीरे चल रहा था, स्टील के कांटेक्ट में आते ही तेज हो जाएगा, ठोस में तेज हो जाएगा। तो वही कह रहा है, जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या क्या बदल जाता है? तो उसका गति बदल जाता है। फिर पूछता है और क्या बदल जाता है? तो तरंग दैर्ध्य बदल जाता है। ठीक, तरंग दैर्ध्य बदल जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेवलेंथ। इसका वेवलेंथ क्या होता है? बदल जाता है। कहते हैं कि क्या चीज नहीं बदलता है? जो ध्वनि का हमेशा एक समान होता है। तो तरंग का एक ही चीज हमेशा एक समान होता है, वो होता है इसका आवृत्ति। वो होता है इसका आवृत्ति परिसर। आवृत्ति परिसर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं?
फ्रीक्वेंसी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो एक ही चीज ध्वनि का समान है, वो है आवृत्ति परिसर, फ्रीक्वेंसी। इसको किस चीज में नापा जाता है? तो इसका खोज फ्रेडरिक हर्ट्ज ने किया था, इसीलिए इसका यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की इकाई क्या होती है? मैंने पहले चैप्टर में, पहले वीडियो में बताया था कि फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति क्या होती है? हर्ट्ज। इसका खोज किसने किया था? फ्रेडरिक हर्ट्ज ने किया था। चलिए, तो तरंग की गति, ध्वनि गति जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जो प्रश्न बनता है मैंने आपको बता दिया। अगला चर्चा करता है कि किस चीज से इसको प्रभाव पड़ता है। तो इसको बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है तापमान से। जैसे देखिए, गर्मी के दिनों में हमें 2-4 गांव दूर का भी आवाज सुनाई देने लगता है, ठीक। और भी सुनिए, केवल ताप से ही नहीं, और भी बहुत सी चीजों पे। लेकिन देखिए ताप का क्या असर पड़ता है। कहता है कि जैसे जैसे ताप को बढ़ाया जाता है, ताप को बढ़ाया जाता है, ध्वनि भी क्या होती है? बढ़ती है। बहुत से लोग सोचेंगे कि नहीं, हमने तो उल्टा पढ़ा है, ध्वनि बढ़ती है। ध्वनि घटने का भी लोग बोलते हैं। ध्वनि घटता है क्योंकि ताप बढ़ने से जो हुमस होता है वो क्या होने लगती है? कम, उसके वजह से। लेकिन तापमान बढ़ने से देखा जाए तो ध्वनि का स्पीड बढ़ता है, ध्वनि की गति क्या होती है? बढ़ती है। अब ध्यान से सुनिए क्या बढ़ती है। जब आप 1 डिग्री सेल्सियस ध्वनि तापमान को बढ़ाएंगे, जब आप 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ाएंगे तो ध्वनि का स्पीड 0.61 मीटर पर सेकेंड से बदल जाता है। जैसे मैं बता रहा हूं अभी आपको, जैसे मान लीजिए 45 डिग्री पे यदि ध्वनि का स्पीड 361 मीटर पर सेकेंड है, तो 46 डिग्री पे कितना हो जाएगा? 361.61 मीटर पर सेकेंड। 0.61% से क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यही पूछता है कि ताप और गति में क्या संबंध होता है, ताप और ध्वनि गति में क्या संबंध होता है। तो यही संबंध होता है कि हम 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएंगे तो 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगा। यदि हम घटाएंगे, इसी को उल्टा चले कि 46 पे इतना था तो 45 पे कितना होगा, तो घटा दिया जाएगा 0.61। इतना तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर एक शब्द आता है जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट की तरह ध्वनि तीव्रता, या ध्वनि कितना तेज हमारे कानों पे आके टकरा रहा है, उसको बोलते हैं ध्वनि तीव्रता। ध्वनि तीव्रता, ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। आप कोई भी साउंड बॉक्स लिए रहेंगे या कुछ भी म्यूजिक सिस्टम, कुछ भी गाना वाना बजाने वाला, तो आप उसमें कभी भी हर्ट्ज शब्द का इस्तेमाल नहीं सुनेंगे। उस पे लिखा रहता है डेसिबल। तो डेसिबल किस चीज का यूनिट होता है? डेसिबल। देखिए ये होता है आवृत्ति, ध्वनि तीव्रता का। किसका होता है? ध्वनि तीव्रता का। ध्वनि तीव्रता का इस्तेमाल करके, ध्वनि तीव्रता क्या बताता है कि उसका आवाज कितने तेज हमारे कानों से टकराएगा। हम म्यूजिक सिस्टम ले तो वो कितना तेज गाएगा, कितना धीरे गाएगा, इससे हमें थोड़ी अंतर है। हमें बस ये चेक करना रहता है कि वो कितना तेज आवाज करेगा। तो तेज आवाज हमें कैसे पता लगता है? डेसिबल से। वो जितने ज्यादा डेसिबल का होगा उतना ही तेज आवाज करेगा। तो उम्मीद है आपको अभी तक 2 स्लाइड में जितने भी बताए गए होंगे उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। कम से कम हमने 10 से 15 प्रश्नों को कर लिया। ध्वनि के ऊपर एक और वीडियो बनेगा जिसमें हम ध्वनि का इस्तेमाल करके जितने भी यंत्र चलते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, और ध्वनि को हम दैनिक जीवन में कुछ जगह पे इस्तेमाल करते ध्वनि के नियमों को, हम उसका अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में सब चीज समझ में आया होगा।